हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे एनआईओएस बुक की समरी, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पाठ्यक्रम 501 का ब्लॉक 1। और ब्लॉक 1 में हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, और आज ये हमारा थर्ड यूनिट है। ठीक है, इकाई 3, जिसका नाम है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। चलिए, तो इसके पहले टॉपिक जान लेते हैं, कौन कौन से टॉपिकों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ और कि जैसे वीडियो बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो हो सकता है शायद आपको बोरियत महसूस होती हो, है ना। क्या करें, वीडियो ही इतने बड़े हैं तो वही रखना पड़ता है उसे। ठीक है, तो देखिए, बाकी का देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो बात ये करते हैं आगे का। इसमें जो टॉपिक है वो देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता, जिसमें हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों में प्राप्ति की असफलता के पीछे कारण, भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, और आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बच्चे के क्या क्या अधिकार हैं, ये सब चीज़ें, अध्यापक की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व, विद्यालय को किस तरीके से गवर्नेंस किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी क्या क्या अनिवार्यताएं होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो नियमावली बनाई गई है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक भाग, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के अधिकार, राज्य सरकारों के कर्तव्य, रिकॉर्डों का रखरखाव, विद्यालय तथा अध्यापकों के कर्तव्य, विद्यालय प्रबंधन समिति, अध्यापकों की योग्यताएं, पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा का समापन, और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक सी बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो है आपकी 74.04%। हालांकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे कि केरल, जहां की साक्षरता दर बहुत अच्छी है, 93% के लगभग है, और बिहार है जहां पर साक्षरता दर बहुत कम है, जैसे कि 63.8%। इकाई 1 और इकाई 2 में आपने भली भांति आप परिचित हो गई थी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, इकाई 1 में हमने डिस्कस किया था कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों के द्वारा हमारी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इस बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद इकाई 2 में हमने जाना कि देश आज़ाद होने के बाद क्या क्या शिक्षा के लिए सुधार किए गए, उनको बात की। और आज हम इकाई 3 में जानने वाले हैं कि हमारी शिक्षा के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में। तो इस इकाई में हमारा फोकस रहेगा कि शिक्षा बच्चे के लिए मूल अधिकार के रूप में कैसे उभरी है। इसके अतिरिक्त हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों की चर्चा करेंगे। बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए। एक तो 1948 में दिया, और जिसका शीर्षक था मानव अधिकारों की घोषणा, और एक 1959 में दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही, जिसका नाम था बच्चों के अधिकारों की घोषणा। ये 2 टाइटल के नाम से इन्होंने 2 रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने बताया कि जैसे कि भले ही आज हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिस तरीके से आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी हमारी शिक्षा का जब स्तर की बात आती है तो कई देश की इतनी पॉपुलेशन के शिक्षा में मतलब एडमिशन ही नहीं ले पा रहे हैं कई बच्चे। इसी वजह से सब इन चीज़ों को देखते हुए भारतीय संसद ने अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। तो चलिए सीधा चलते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से पहले जो पॉइंट होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये आता है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा। ठीक है, तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है हमें, प्रारंभिक शिक्षा की क्यों ये एक नहीं हो पा रहा है, तो इसकी बात करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आती है, और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा इसके अंदर आएगी। इसमें कक्षा 1 से 5 तक निम्न प्राथमिक, और कक्षा 6 से 8 तक को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा को देश के प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराना, चाहे वे बच्चे किसी भी जाति, धर्म, मानव जाति समूह,
लिंग अथवा सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की मुख्य बात क्या कही गई है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से तात्पर्य है कि जातिगत भेदभाव को हटाकर, धार्मिक भेदभाव को हटाकर, जेंडर भेदभाव को हटाकर, सामाजिक आर्थिक जितने भी समस्त भेदभावों से हटकर बच्चों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच पाए। और यह शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान तथा कौशलों को ग्रहण करते हैं, जिनसे हम एक सार्थक जीवन व्यतीत करने योग्य बनते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अतः न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता हमारे देश के निर्देशक सिद्धांत हैं। तो हमारे देश में हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना, ये मतलब दिलाना एक राज्य सरकार और उसके देश और उसके माता पिता का ये कर्तव्य होगा। सबसे पहले पॉइंट आ रहा है, डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। देखिए आर्टिकल 45 की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, हमारे संविधान का जो भाग 4 है, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं, इसकी बात कही गई है। और इसमें जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद रखे गए हैं वो 36 से 51 तक, यानी कि इतने आर्टिकल इसके अंदर रखे गए हैं। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत और या नीति निर्देशक तत्व, इनको जो लिया गया वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आता है हमारा आर्टिकल 45। क्या कहता है आर्टिकल 45? कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अभी देखिए हम यहाँ पर आर्टिकल 45 में पढ़ रहे हैं 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो कि हर राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इतनी एज ग्रुप के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ आगे जब ये सिलेबस और यही चैप्टर आगे जब बढ़ेगा तो आप उसमें पाएंगे कि जब 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ना 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की, ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, पूरा का पूरा इसमें संशोधन हो जाएगा और वहां पर हो जाएगी कि जन्म से 6 वर्ष तक को लेकर, ठीक है, उन बच्चों की केयरिंग की आपको ख्याल रखना है। आगे आएगा तो उसके ऊपर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। चलिए, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की सफलता के कारण ऐसा क्या था कि सरकार तो चाहती थी कि सभी व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे रीजन हुए जहां तक इस लक्ष्य को नहीं पा सके। तो ऐसे क्या रीजन रहे हैं, देखिए जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट, यानी कि पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ गई, मतलब इतनी तेज रफ्तार से बढ़ गई जो इमेजिनेशन ही नहीं किया जा सकता था। मतलब इतने ज़्यादा लोगों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराना तो नहीं रहा। हालांकि हर जो पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए समय समय पर, उनमें शिक्षा की बात हर पंचवर्षीय योजना में की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में नाकाम रही। अगली चीज रही गरीबी। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो स्वाभाविक बात है गरीबी बढ़ रही है। तो गरीबी के कारण भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी है? कृषि पर आधारित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बारिश हो गई तो अच्छी कृषि हो जाती है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो कृषि में गड़बड़ हो जाता है। संप्रेषण का अभाव, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो पाना, जो गांव से दूर अलग बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं तो वहां पर उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वहां तक शिक्षा की जो उपयोगिता है उसको नहीं पहुंचाया पाता। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा रीजन है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार प्राप्त हो नहीं पा रहा। सरकार की ये नाकामी है कि सरकार उनको रोजगार दे नहीं पा रही है। तो जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो माता पिता सोचते हैं क्या करेगा हमारा बच्चा पढ़कर, जब ये इतना पढ़ लिए, जब हमारे पड़ोस में देखो इनका बच्चा जब ये इतना पढ़ लिए, जब इनको रोजगार नहीं मिला तो हम अपने बच्चे को पढ़ा कर क्या करेंगे। तो ये भी बात है। दूसरा क्या है, ड्रॉप आउट रेट, और एक ही कक्षा में कई वर्ष लग जाते हैं, कई शिक्षा के लिए खर्चा भी आता है। तो ये भी रीजन रहा बाकायदा कि हर व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंची। जागरूकता की कमी, अवेयरनेस के अभियान जो है वो सरकार ने बाकायदा अच्छे तरीके से नहीं चलाए। लोगों में शिक्षा की जो अहमियत है उसको नहीं बताया कि क्या अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपके जीवन में क्या बेहतर हो जाएगा। लिंग संबंधी पक्षपात हर जगह पर देखा जाए तो लड़के और लड़कियों में ये भेदभाव देखने को मिलता है कि लड़कियों को शिक्षा में आगे बढ़ने से रोका जाता है। उन पर घर गृहस्थी और तमाम प्रकार के कार्यभार सौंप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से
उनका एक तरीके से सही तरीके से विकास नहीं हो पाता और वो शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। जीवन में स्थायित्व का अभाव, कई ऐसी जनजातियां हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है मतलब आती जाती रहती हैं। जैसे बंजारा की अगर मैं बात करूं तो बंजारे एक जगह से दूसरी जगह पर कोई पर प्रॉपर उनके पास ठिकाना ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है विभिन्न जाति समुदायों के समक्ष, तो जब रहने का ठिकाना नहीं है तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे? युद्ध स्तर पर प्रयास का अभाव, जिस तरीके से सरकार को प्रयास करने चाहिए थे एक अच्छे लेवल पर, वो प्रयास करने में सरकार क्या रही? नाकाम रही। तो ये तमाम ऐसे रीजन रहे हैं जिसकी वजह से शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण नहीं हो पाया। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इन्हीं पॉइंटों को बाकायदा यहाँ पर और डिटेल में डिस्कस कर दिया है। सेम जो मैंने बात कही थी वही चीज़ें हैं, है ना, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। चलिए, यहाँ तक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल, लिंग संबंधी पक्षपात, जीवन में स्थायित्व का अभाव, और चलिए ये हो जाता है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा भारतीय संविधान का 86वां संशोधन। हमारा जो भारतीय संविधान का 86वां संशोधन है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2002 में पारित हुआ। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई? तो इसमें एक हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 21A। अगर हम आपसे बात करें तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 था, अनुच्छेद 21, यह आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अधिनियम के अंदर। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार था और मूल रूप से यदि बात करें तो हमारे जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर बात कही गई। और इसमें बात कही गई, ये हमारा जो आर्टिकल है 21, ये क्या है? मौलिक अधिकार ही है एक तरीके से, कि हमें शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार यहाँ पर। तो इसी में 21 में क्या है, 21 का को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। 21 के पीछे एक और नया ऐड कर दिया गया 21 का, या ए कहेंगे। ये क्या था तो जानते हैं। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिसे राज्य कानून के द्वारा निर्धारित करेगा। तो इसमें बात कही गई। अगली एक और बात कही गई कि अनुच्छेद 45 का नए अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए, अभी जो शुरुआत में मैंने आपसे चर्चा की थी, सेम वही बात यहाँ पर की जा रही है। संविधान का जो अनुच्छेद 45 था, जो अभी तक कह रहा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी, उसके लिए तो एक नया आर्टिकल ले आए ना भाई ये, और उस आर्टिकल का नाम है 21A। लेकिन सर 45 का क्या हुआ फिर? तो 45 को प्रतिस्थापित कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, और उसमें कह दिया गया कि हर राज्य सरकार 6 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए, यानी कि जो उनका पूर्व बाल्यकाल होता है, उसमें उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई, जब तक कि वो बच्चे 6 वर्ष के नहीं हो जाते। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात, तो आर्टिकल 21A। क्लियर है बात? और इसी चीज में जब आपने देखा तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A में भी बाकायदा क्या किया गया? संशोधन किया गया, और इसमें धारा J जोड़ दी गई। ठीक है, चलिए, और ये जो 51 है, इसमें आगे हम बात भी करने वाले हैं कि एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा जाएगा, जो कि 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। चलिए, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का भाग बना दिया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करेगा? प्रदान करेगा। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के बाद, कौन से संशोधन के बाद? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद क्या कह दिया गया? एक और नया मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, 11वां मूल कर्तव्य, जिसके अनुसार सभी माता पिता या उनके जो अभिभावक हैं या उनके जो संरक्षक हैं, जो बच्चे को पाल रहे हैं, उनका यह कर्तव्य होगा, उनकी यह मोरल ड्यूटी होगी कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, और ये क्या बन गया? हमारा 11वां मूल कर्तव्य बन गया। चलिए बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि RTE एक्ट 2009। और RTE एक्ट 2009 की यदि हम बात करें तो 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने शिक्षा के संबंध में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। उसे संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया।
देखिए वहीं पर जहां बात कर रही है सरकार 2009 में और जैसे लागू किया जा रहा है 1 अप्रैल 2010 को, वहीं आप देखिए कि एक बात जानकर क्या कह रहे हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में छत्रपति साहू जी महाराज ने सन 1902 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिनियम पहले ही तैयार कर दिया था तथा लागू भी कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये देश के नेता लोग कितने बेकार हैं। मतलब जो चीज अपने देश में ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, ये चाहते ही नहीं है कि कभी जो समाज है ना वो कभी शिक्षित हो। क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे चीज़ों की जानकारी होगी कि मेरे साथ अच्छा और बुरा कहाँ कहाँ हो रहा है, और अच्छे बुरी की जानकारी होगी तो आप अपने हकों की क्या करेंगे, मांग करने लग जाएंगे, और मांग करेंगे तो इनकी कुर्सियां चली जाएंगी। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो बात ये होती है जगह जगह पर बाकायदा ये नियम होना चाहिए कि हर स्टेट गवर्नमेंट में जो पुस्तकालय कानून है, पुस्तकालय नियम है कि हर जगह जगह पर हर स्टेट गवर्नमेंट में लाइब्रेरीज होनी चाहिए, हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। आप देख पाइए एक दो स्टेट गवर्नमेंट ही है जहाँ पर ये बाकायदा अधिनियम जो है वो लागू किया गया। बाकी की राज्य सरकारें तो इस बारे में बोलने को ही तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वाभाविक बात है भाई, लाइब्रेरी खोल दोगे तो बुक्स अवेलेबल होंगी, और बुक्स अवेलेबल होंगी तो लोग पढ़ने जाएंगे और लोगों को क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, तो जागरूक होंगे लोग, और जागरूक हो गए तो क्या होगी, हकों की मांग होगी। हकों की मांग होगी तो क्या होगा आपको पता है, नेताओं की डब्बे गोल हो जाएंगे। खैर छोड़िए, ये अलग मुद्दा है उस पर, लेकिन सोचने वाली बात भी है कि जो चीज़ आपके देश में थी उसको आप 2010 में लागू कर रहे हैं। लगभग आप देखिए करीबन 100 वर्ष बाद, कितना दुर्भाग्य इस देश का। और सन 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने सार्वत्रिकीकरण शिक्षा को एक अधिनियम पारित करवाकर बॉम्बे के सभी नगर परिषदों में निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। भैया देखो, इनके बाद 1918 में ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कर गए, शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, जातिगत भेदभाव हटाकर, आर्थिक सामाजिक जितने भी भेदभाव उनको हटाकर हर व्यक्ति को शिक्षा दो। बाकायदा इन्होंने इसको पारित भी करवाया। वहीं आप देखिए कि महात्मा गांधी की जो शिक्षा की बुनियादी, जो शिक्षा के प्रतिपादक या वैश्विक शिक्षा के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, महात्मा गांधी माने जाते हैं, और इसी को वार्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा पॉइंट है, याद रखना। तो बुनियादी शिक्षा प्रणाली किसने दी, तो महात्मा गांधी, या इसी को बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने दी, तो महात्मा गांधी। और बुनियादी शिक्षा प्रणाली को और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे वार्धा योजना के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने भी कहा था कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया था। महात्मा गांधी के तर्क के अनुसार जिस प्रकार निःशुल्क वायु तथा जल पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बच्चे के कल्याण का ध्यान रखना समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य है। हालांकि सरकार अपने वादे से क्या हो जाती है, मुकर जाती है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि और क्या हुआ कि यूनिसेफ रिपोर्ट 2005, यूनिसेफ रिपोर्ट 2005 जिसका शीर्षक था आशंकित बचपन, चाइल्डहुड अंडर थ्रेट के अनुसार 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के मध्य 7.5 लगभग 7.25 करोड़ बच्चे बुनियादी शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था यूनिसेफ ने 2005 में कि इस नाम से हुई थी आशंकित बचपन, यानी कि चाइल्डहुड अंडर थ्रेट, यानी कि जो बचपन है वो खतरे में है। और उन्होंने पाया कि इस इतने से इतने एज ग्रुप के बच्चे मतलब बुनियादी शिक्षा मिल ही नहीं पा रही उन्हें। समझिए आप। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में है, इसमें कुछ प्रावधानों की जो विस्तार है उसकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। जैसे कि बच्चे के अधिकार, अध्यापक की भूमिका तथा इसके कर्तव्य, विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन आदेशक। चलिए तो चलते हैं। तो देखिए यहीं पर बात कर रहे हैं बच्चे के अधिकार। क्या बच्चे के अधिकार हैं, देखिए आप। ये है बच्चे के अधिकार के बच्चे को जीवित रहने का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार, राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार, पोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, उपेक्षा से बचाव का अधिकार, माता पिता के साथ रहने का अधिकार और सूचना का अधिकार। ये जो अधिकार हैं वो किसके अधिकार हैं, बच्चे के अधिकार हैं। चलिए इसमें और बात करते हैं क्या बात कही गई है आरटीई एक्ट 2009 में। तो प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक, यानी कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की उसकी जो एजुकेशन है 1 से 8 तक की, यहाँ तक की उससे क्या है कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं ना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है,
किसी भी कारण से यदि कोई बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक है और अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको पूर्ण नहीं कर पाए, एडमिशन ही नहीं ले पाए, मान के चलिए, और बच्चा हो गया 8 साल का, है ना, तो अब क्या होगा, तो बाद में अगर वो कक्षा प्रवेश चाहता है तो उसकी आयु के अनुसार की कक्षा में उसको प्रवेश पाने का अधिकार होगा। अब ये नहीं कि ये 8 साल का बच्चा कक्षा 1 में पटक दो इसको, ना जी ना, ऐसा नहीं करेंगे। 1 2 3, तो कैसे, 3rd क्लास में आते आते वो कितने का हो जाएगा, 8 वर्ष का, तो उसको एडमिशन जो दिया जाएगा उस बच्चे को किस क्लास में दिया जाएगा, 3री कक्षा में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी की ये बेसिक सी और बात बताई गई है कि अगर किसी विद्यालय में जहाँ किसी बच्चे ने प्रवेश पाया है और वहाँ पर कोई अगर जो सुविधाएं हैं वो बेसिक सुविधाएं नहीं हैं तो उसको क्या किया जाएगा, नज़दीक के विद्यालय में क्या है, सुविधाएं प्राप्त करने का बाकायदा अधिकार होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। बाकायदा आरटीई एक्ट 2009 के ऊपर एक बेहतरीन लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें डिटेल में आप एक एक धारा को डिस्कस करेंगे, किस धारा के अंदर क्या बात कही गई, किस अध्याय है, तो तमाम चीज़ें उसके अंदर आएंगी। फिलहाल एनआईओएस की बुक में जो दिया है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। आयु प्रमाण पत्र, अगर किसी बच्चे पर एज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि बेटा आपको क्या है कि एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, समझिए, है ना। तो एज ग्रुप मतलब आप मना नहीं कर सकते हैं उस बच्चे को, बाकायदा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी आपको उसे क्लास में एडमिशन देना होगा। ठीक है, अगर प्रवेश की जो एडमिशन था उसकी अंतिम तिथि निकल गई है, अब आपके हिसाब एडमिशन बंद हो गए, ना जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी अगर बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, और एक अध्यापक के रूप में ये हमारा कर्तव्य होगा कि आवश्यकता अनुसार हम बच्चे की पढ़ाई पूर्ण कराएं। और देखिए, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते बच्चे को, हम किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। क्या चल रहा है ये आपका आरटीई एक्ट 2009 चल रहा है। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ आ रहा होगा। बात आती है अध्यापक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, शिक्षक के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शिक्षक की क्या क्या रोल है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, तो उनको जानते हैं। विद्यालय में आने नियमित और समयबद्ध होना, विद्यालय में भैया टाइम से आना है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली, ये नहीं है कि आपका मन किया जब आ गए, ना जी ना। निर्धारित समय में समस्त पाठ्यचर्या को पूरा कराना, जो टाइम आपको दिया गया है, जितने समय काल में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यताओं का आकलन करना तथा प्रत्येक बच्चे को अधिगम अवसर प्रदान करना। जिस बच्चे की जैसी लर्निंग कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग उसको बाकायदा आकलन कीजिए और उसको अधिगम के अवसर उपलब्ध कराइए। बच्चों के अभिभावकों, माता पिताओं से नियमित रूप से बैठक करना, जिसे पीटीएम भी बोलते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, तो बाकायदा उन्हें बताइए, बाकायदा बच्चों का रिकॉर्ड कार्ड बताइए कि आपका बच्चा ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इतनी प्रोग्रेस हो रही है। उन सभी प्रकार से सहायता करना जिससे बच्चा भय से, मानसिक आहत, सदमा, दुश्चिंता से मुक्त रह सके, तथा प्रयास करना कि बच्चा अपनी मानसिक और शारीरिक योग्यताओं का क्या कर सके, विकास कर सके। मतलब ये नहीं है कि बच्चा डर और भय में रह रहा है आपकी क्लास में, ना, आपको इस तरीके का माहौल क्रिएट करना है कि बच्चा इन सब चीज़ों से मुक्त रहे और एक प्रॉपर तरीके से अपने मेंटल और फिजिकल एबिलिटी पर अच्छे से ध्यान दे सके और बाकायदा उनका विकास कर सके। बच्चे का व्यापक तथा सतत मूल्यांकन करना, यदि आप अपने कर्तव्यों से चूक करेंगे तो आप पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, ध्यान रखें, बाकायदा नियम बने हुए हैं। पाठ्यचर्या संपादन के लिए नवाचारी विधियों जैसे खेल विधि, निर्देशन, भ्रमण विधि तथा रचनात्मक विधियों का उपयोग कीजिए। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हों तो ये जो टीचिंग मेथड्स हैं अच्छे अच्छे नए नए, इनको बाकायदा अपनाइए। और एक चीज़ और याद रखें, जब आप इनको मेथड्स को अपना रहे हों तो इनमें से कोई भी विधि ऐसी ना हो जो कि शिक्षक केंद्रित हो। हर एक विधि आपकी कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अध्यापक के कर्तव्य जो हमने बात की थी उनको और बता दिया गया है, बेसिक सी ये बात है, जनरल हम डिस्कस कर ही लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको। ठीक है, विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन के स्कूल का गवर्नेंस यानी कि स्कूल का कंट्रोल सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा, तो इस बारे में बात हो रही है। यदि आप विद्यालय का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर स्कूल सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो रहा है, उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षा के जो उद्देश्य तय किए गए हैं कि आपको बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, बच्चों को ये पढ़ाना है, इतने समय में ऐसे चीज़ें करानी है, तो वो कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट खराब है। तो ये भी चीज़ें हैं।
और इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी ऐसे विद्यालय को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी जिसमें प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी मानक तथा मानदंड पूरे नहीं किए हैं। बाकायदा स्कूल्स की मान्यता लेने के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको बनाया गया है रूल्स रेगुलेशंस को। आपको ये स्टैंडर्ड है, हमारी ये मानक है, आप कायदा अगर इनको पूरा करते हैं तो ही आपके स्कूल को मान्यता प्राप्त होगी। माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है ना। और बच्चे की जो प्रथम भाषा होती है उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप ये बताना कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कैसे कहा जाता है, ठीक है। आसान और सरल सा क्वेश्चन है, आता होगा आपको, कमेंट के माध्यम से बताइए इसको। और यह जानकर आप प्रसन्न होंगे कि विद्यालय की प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होंगी और प्रबंधन समिति के अधिकांश पदाधिकारी जो होंगे वो माता पिता वर्ग, यानी कि बच्चे जो हैं उनके मतलब पेरेंट्स में से ही बाकायदा चुने जाएंगे, ठीक है। और जो प्रबंधन समिति होगी, जो मैनेजमेंट कमेटी होगी, वो क्या क्या कार्य करेगी, तो विद्यालय के कार्य संचालन को मॉनिटर करेगी, विद्यालय विकास योजना को तैयार करना और उसे लागू करवाना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को मॉनिटर करना, जो स्कूल के लिए जगह जगह से फंडिंग आ रही है वगैरह उसको देखना और उसको कहाँ से कितना पैसा आया है उसको मॉनिटर करना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशनरी की तरह कार्य करना। तो ये कार्य रहेंगे किसके, जो प्रबंधन समिति होगी उसके कार्य रहेंगे, ठीक है। पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएं, तो पाठ्यचर्या जो हो वो बाल केंद्रित तथा बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। यह इतनी लचीली होनी चाहिए कि विभिन्न योग्यताओं और अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित बच्चों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समायोजित कर सके, यानी कि हर बच्चे का जो मानसिक स्तर है, बच्चे का सामाजिक स्तर है, शैक्षिक स्तर है, वो एक जैसा नहीं होता। इस तरीके की पाठ्यचर्या तैयार करनी कि जिसमें हर बच्चा समावेश हो सके, हर बच्चे के अकॉर्डिंग आपको उसे प्रिपेयर करना है। यह पाठ्यचर्या समावेशी हो ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह पाठ्यचर्या इतनी सक्षम हो कि बच्चों में ज्ञान, क्षमता तथा प्रतिभा का विकास कर सके। पाठ्यचर्या क्रियाकलाप द्वारा अधिगम का विकास होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए बाकायदा, खेलकूद क्रीड़ा आदि के लिए भी उसमें मतलब बाकायदा पर्याप्त अवसर होनी चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसकी कोई भी बाहरी परीक्षा नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो बच्चा जब तक प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसकी कोई भी बाहरी परीक्षा नहीं ली जाएगी। चलिए, ये टॉपिक हो जाता है यहाँ तक। और अब बनाई गई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009, उसमें कुछ नियमावली हैं, कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, उन प्रावधानों की हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के अधिकार का मानक नियम प्रलेख अपनी वर्तमान अवस्था में निम्नलिखित का उल्लेख करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रावधान और विधियां, ताकि उन्हें उनके समकक्ष के अधिगम स्तर पर लाया जा सके। जो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए बाकायदा आपको ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना है, अलग अलग विधियों का उपयोग करना है, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने सहपाठी जो उसके समकक्ष क्लासमेट्स हैं उनके साथ प्रॉपर लेवल पर आ सकें। पड़ोस के विद्यालयों की भौतिक सीमाएं, ज़्यादातर कोशिश करनी है कि जो स्कूल हो वो बच्चे के घर के आसपास हो। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य होंगे कि वो विद्यालय की उन्नति, यातायात की सुविधाओं के प्रावधान करवाएं, आवासीय विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराएं, ये तमाम चीज़ें। एक स्थानीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों के रिकॉर्ड रखने की विधियां और उनका विवरण की बात कही गई है। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं और जो सुविधा वंचित समूह हैं उनमें बाकायदा बच्चों के पंजीयन पर आपको फोकस करना है, और ये जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो अध्यापक और विद्यालयों की रहेगी। प्रत्येक बच्चे के लिए अपेक्षित आयु प्रमाण दस्तावेज आपको उपलब्ध कराना है, उसके एज वाला सर्टिफिकेट होता है वो, अगर नहीं है तो भी उसके आधार पर आपको एडमिशन लेना है। सभी विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए बाकायदा एक नियम कानून बनाए गए हैं। वे शर्तें तथा प्रविधि जिनके अंतर्गत मान्यता प्राप्त की जा सकती है ये बनाए गए हैं। कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए, बाकायदा प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल के लिए मैदान होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना की बात कही गई है। विद्यालय विकास योजना जिसका परिरूप विद्यालय प्रबंधन समिति बनाएगी तथा उसे मॉनिटर भी करेगी, यानी कि स्कूल डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाने के लिए कौन काम करेगा, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो इसको बाकायदा मॉनिटर करने का काम करेगी। अध्यापकों के लिए क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या मानदंड होंगे, इसकी भी बात कही गई है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के अधिकार। इसमें बाकायदा बच्चों के अधिकार की बात कही गई कि विशेष प्रशिक्षण उन विद्यार्थियों को जिनका दाखिला विलंब से हो पाया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जून जुलाई में एडमिशन ले लिया बाकायदा, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर में एडमिशन लिया। तो उन बच्चों के लिए आपको बाकायदा क्या है, अलग से विशेष प्रशिक्षण देना होगा। और इस विशेष प्रशिक्षण की जो अवधि होगी वो कितने माह की होगी, 3 माह की होगी। ठीक है। राज्य सरकारों के कर्तव्य, तो राज्य सरकारों के क्या क्या कर्तव्य होंगे। पूंजीगत लागत तथा आवर्ती खर्च का प्रावधान, कितनी लागत आई, कितना खर्च हुआ, इस सब चीज़ों के प्रावधान बनाए जाए बाकायदा। आरटी अधिनियम है उसको बाकायदा लागू किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा दिलाना राज्य तथा केंद्र सरकारों का ये कर्तव्य होगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश हाजिरी और उसे पूर्ण करना, यानी कि बच्चों की जो अटेंडेंस रेट है वो बाकायदा अच्छी खासी हो। सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पर अच्छे से फोकस करना, टीचर्स की समय समय पर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना, ये सब चीज़ें ये किसके कर्तव्य होंगे, ये सभी राज्य सरकारों के कर्तव्य होंगे। स्थानीय अधिकारी की, तो राज्य सरकार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके निवास स्थान से 1 से अधिक 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि जो स्कूल होगा कक्षा 1 to 5 के लिए, वो उसमें जो गैप होगा वो 1 किलोमीटर का होगा उनके घर से। और 6 to 8 की जब बात आएगी तो यहाँ पर बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे बाकायदा। जो बच्चे हैं उनका जब से वे जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के नहीं हो जाते तब तक उनका रिकॉर्ड रखना होगा। और ईयरली बाकायदा घर घर जाकर आपको इसका सर्वे करना होगा और आपके पास जो रिकॉर्ड है उसको आपको अपडेट करना होगा। ठीक है। विद्यालयों तथा अध्यापकों के कर्तव्य, तो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मान्यता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में सहायता करेगा। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह, व्यक्तियों का संघ के निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता है। जो स्कूल आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्रॉपर किसी आपके लाभ के लिए नहीं है, वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हैं। तो आपको वहाँ पर आपका निजी लाभ नहीं ढूंढना है। ठीक है। जो विद्यालय प्रबंधन समिति है वह क्या करेगी, तो यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक गैर शैक्षिक कार्य के बोझ से नहीं दबे हैं। मतलब अध्यापकों को ये नहीं है कि शिक्षा के अलावा आप 10 जगह उनकी मतलब बाकायदा ड्यूटी लगा देते हैं, गलत है ये, है ना। केवल जनगणना और चुनाव ड्यूटी और कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपदा कार्य, इन 3 के अलावा तीसरी जगह आपकी जगह ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आजकल तो कोई छोटा सा भी कार्य होता है, भैया क्या चलो टीचरों की ड्यूटी लगा दो, तो वो स्कूल में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ठीक है। सामान्य ड्यूटियों के अतिरिक्त अध्यापकों से अपेक्षा है कि वे एक ऐसी व्यापक फाइल बनाए रखें जिसमें प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड हो बाकायदा। और ये रिकॉर्ड भी आपको समय समय पर क्या करना है, अपडेट करना है। तो बच्चे के प्रोग्रेस में ये बाकायदा हेल्प करेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ तक हो गई। और क्या बचा इसमें, हाँ, राज्य सरकार ये सूचना अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करेगी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT, सेंट्रल के लिए हो गया NCERT, और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करी कि SCERT जो है वो बाकायदा स्कूल के लिए, बच्चों के स्कूल्स के लिए क्या करें, उनके पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यचर्या और जो अधिगम सामग्री है वो बाकायदा तैयार कराई जाए। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाकायदा हर राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य स्तर पर आयोगों का गठन करे। ठीक है। चलिए, तो ये जनरल आपको मेरे हिसाब से पूरा RT एक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें किस चीज़ में कितना क्या रखना है। और फिर वही चीज़ें मोर देन रिपीटेशंस में है, बार बार वही चीज़ें रिपीटेशंस में है, तो नीड नहीं है हमें उसे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये हमारा कंप्लीट ये चैप्टर। ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके DSSB-PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और बाकायदा चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।